एक प्रसिद्ध राइटर और प्रोफेसर जोश बिलिंग्स ने कहा है कि स्वास्थ्य पैसे की तरह है। हमें तब तक इसकी कीमत का एहसास नहीं होता जब तक हम इसे खो नहीं देते हैं। हम सभी इससे सहमत हैं और ये भी जानते हैं कि यही सच्चाई है। हमारे पूरे जीवन काल में अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी हेल्थ। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। पर अपनी हेल्थ का ख्याल तो हम तभी रख पाएंगे जब इससे जुड़ी जरूरी जानकारियां हमारे पास होंगी। जरूरी है कि इन बातों पर चर्चा हो और वर्ल्ड हेल्थ डे से अच्छा मौका क्या होगा कि इस पर हम बात करें। नमस्कार, मैं हूं तनप्रीत और स्वागत करती हूं आप सभी का नवभारत टाइम्स के खास शो स्वास्थ्य चर्चा पर। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी। इंडिया में कई लाखों लोग ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी की समस्या से गुजर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेन एंड विमेन। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 15% लोग इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे लेकर आम लोगों में कौन कौन से मिथ्स हैं और सबसे बेसिक पर जरूरी सवाल, इनफर्टिलिटी के कारण क्या है, इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजलि कुमार और डॉक्टर अर्चना धवन बजाज का। डॉक्टर अंजलि कुमार, आप बीते 29 वर्षों से ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर दिल्ली एनसीआर में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसी कई कंडीशंस को आपने बखूबी ट्रीट किया है। सीके बिरला हॉस्पिटल से पहले आप कई हॉस्पिटल्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज एक जानी मानी और हाईली क्वालिफाइड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में खास एक्सपर्टीज रखने वाली डॉक्टर अर्चना द नर्चर क्लिनिक के साथ वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो मैं दोनों डॉक्टर्स का हमारे खास शो स्वास्थ्य चर्चा पर स्वागत करती हूं और सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अंजलि से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अंजलि, इनफर्टिलिटी क्या है, आसान शब्दों में आप कैसे समझाएंगे और ये मामले क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो बिग थैंक यू, आपने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने के लिए बुलाया है। जैसे आपने बताया कि आज 15% लोग या 15% महिलाएं या कपल्स इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। यह जो प्रॉब्लम है इतनी कॉमनली स्पोकन नहीं है, यानी कि बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है और एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो अगर हम ये जानें कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं, उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हम इनफर्टिलिटी कहते किसे हैं। तो अगर कोई एक कपल 1 साल तक लगातार बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करे एक रेगुलर सेक्सुअल लाइफ बिता रहा है, उसके बाद भी उससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम इसको मेडिकली इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। तो इनफर्टिलिटी के कारण जायज़ सी बात है, मेल्स में हो सकते हैं और फीमेल्स में हो सकते हैं। फीमेल्स में बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी ओवरी ठीक से काम करनी चाहिए, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ठीक से काम करनी चाहिए, आपका यूट्रस ठीक होना चाहिए और उसके बाद शरीर में एक हार्मोनल एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी हो सके। मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को ये बोलती हूँ दैट यू नीड लॉट ऑफ राइट थिंग्स टू हैपन अराउंड एग एंड स्पर्म टू मेक द राइट थिंग्स हैपन। खाली स्पर्म और एग का काम ही नहीं, उसके आसपास बहुत सही चीज़ें होनी चाहिए ताकि सही रिजल्ट हो। तो बहुत ज़रूरी है कि ओवरी में से अंडा बनना चाहिए, सही प्रकार का अंडा बनना चाहिए, सही क्वालिटी का अंडा बनना चाहिए, सही टाइम पे बनना चाहिए, रेगुलरली बनना चाहिए। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स उस अंडे को उठा के उसे ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट करने के लायक होनी चाहिए, यानी कि हमारी ट्यूब्स बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस पे पहुंचता है तो यूट्रस भी सही होना चाहिए, माने यूट्रस के अंदर की लाइनिंग सही होनी चाहिए, यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ नहीं होनी चाहिए।
और जाहिर सी बात है कि मेल फैक्टर यानी कि हस्बैंड का स्पर्म भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म का काउंट सही होना चाहिए, द स्पर्म शुड मूव, माने ठीक से वो आगे की तरफ चलना चाहिए। एंड मेल्स में भी एक हार्मोनल एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए ताकि स्पर्म्स अच्छे से प्रोड्यूस हो सकें। तो इनफर्टिलिटी का कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं होता। जब लोग हमारे पास डॉक्टर के लिए आते हैं, डॉक्टर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो कोई एक दवाई बताइए, तो एक कोई दवाई नहीं होती। हमें ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, एंड वंस वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम तो उसी प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। तो जैसा कि डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अंजलि ने बहुत अच्छे से समझाया कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है और क्या होती है, लेकिन इसके मामले क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? क्या ख़राब लाइफस्टाइल एक वजह हो सकती है या और भी वजह हैं? कुछ कपल्स के वर्किंग आवर्स अलग हो गए हैं आजकल। कोई अमेरिकन टाइम से काम कर रहा है, कोई इंडियन टाइम से। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे मिलते हैं जो राइट टाइम ऑफ द मंथ पे एक साथ हो ही नहीं सकते, हो नहीं पाते फॉर वर्क कंस्ट्रेंट्स। तो कुछ लोग उस वजह से नहीं प्रेग्नेंट हो पाते। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, हुक्का, फिर कोविड ने एक बड़ा इम्पैक्ट किया। बहुत सारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है। लड़कियां बड़ी उम्र तक वेट करना पसंद करती हैं कि करियर्स में सेटल हो जाएं, उससे थोड़ा फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रही हैं इस रेट को बढ़ने में भी, और साथ साथ मुश्किलें कंसीव करने में बढ़ने की वजह। तो डॉक्टर अंजलि, जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया कि ख़राब लाइफस्टाइल जो है वो सबसे मेन कारण है, लेकिन बोला जाता है कि जो इनफर्टिलिटी रेट है वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो इनफर्टिलिटी के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सो 40% केसेस में इट इज़ द फीमेल कॉज, 40% केसेस में मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, 10% केसेस में दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली 10% केसेस में कोई भी कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है। सो मेल और फीमेल बिल्कुल बराबर के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर अर्चना, पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं या हो सकती हैं? जैसे आप देखते हैं कि मेन जो है वो कॉफ़ी या कैफ़ीन, सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो महिलाओं में तो हम कई बार यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब ये सब कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। पुरुषों में, मेल्स में क्या रीज़न होते हैं? मेल की कंट्रीब्यूशन प्रेगनेंसी होने में स्पर्म्स की है, जिसको शुक्राणु कहते हैं। तो अगर स्पर्म काउंट कम है, उसकी मोटिलिटी या जिस स्पीड से वो मूव करता है वो कम है, या स्पर्म का शेप ऑल्टर्ड है, वो एक कॉमन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन मतलब इरेक्शन ना हो पाना या राइट टाइम पे परफॉर्म ना कर पाना। अब इन दोनों चीज़ों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ हार्मोनल हो सकते हैं, कुछ नेचर या बचपन में टेस्टिस पे कोई डैमेज, फीवर, मम्स, रेडिएशन, इंजरी, सर्जरी, कुछ इस तरह के रीज़न हो सकते हैं। और कुछ वैसे हो सकते हैं जो आपने कहा, स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, लाइफस्टाइल, वर्किंग पैटर्न, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। बड़े सारे लोगों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्पर्म काउंट्स कम करता है। फिर ट्रांजिएंट रीजंस हो सकते हैं कि आपको बीच में कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस आई जिसकी वजह से कुछ समय के लिए आपके स्पर्म काउंट्स कम हो गए। तो इस तरह से कई सारे रीजंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे करेक्टेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो करेक्टेबल नहीं हैं और उनके लिए फिर आगे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं स्पर्म या एक मेल के कंसीव ना कर पाने में या अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट ना कर पाने में। तो जो पुराने ज़माने में जैसा कहा जाता था कि अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसका रीज़न वो खुद है, बट अब ऐसा नहीं है, मेल भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता लगा पाते हैं कि इनफर्टिलिटी है जब एक कपल आपके पास आता है, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो जानना और पहचानना बेहद ज़रूरी है? सो देखिए, इनफर्टिलिटी का फर्स्ट सिम्टम तो यही है कि शादी को 1 साल हो गया, उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो वो तो एक फर्स्ट सिम्टम है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना आपको ज़रूरी है।
आई एम श्योर डॉक्टर अर्चना भी इस बात को एग्री करेंगे, अगर कोई लड़की या कोई महिला जो है 35 ईयर से ऊपर की है तो हम उसमें 1 साल भी नहीं कहेंगे कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाती है। तो फर्स्ट सिम्टम तो यही है कि 1 साल में प्रेगनेंसी एज दोनों की बढ़ती जाती है या सिर्फ फीमेल के लिए बोलते हैं? अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इफेक्ट जो है वो फीमेल के ऊपर पड़ता है। तो जो मेल्स होते हैं दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, लेकिन जो फीमेल होती है, जो एक लड़की जब पैदा होती है तो शी इज़ बॉर्न विद फिक्स नंबर ऑफ एग्स इन हर ओवरी। इसको मेडिकल भाषा में ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। ओवेरियन रिजर्व समय के साथ हर साइकिल दर साइकिल वो कम होता जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं कि एक सही समय पर प्रेगनेंसी प्लान की जाए। और जैसे आपने सिम्टम्स की बात करी, तो अगर कोई औरत है जिसे एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है, फॉर एग्जांपल उसको पेनफुल पीरियड होता है, हैवी पीरियड होता है, या उसको कोई अनएक्सप्लेन फीवर है, या उसको पेन लोअर एब्डोमेन है, या उसको डर्टी वजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जिसके अंदर उसे समय रहते ही एक डॉक्टरी अपॉइंटमेंट या ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उन्हें ठीक ना किया जाए तो बाद में उनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है। बेसिकली ये एक सिम्टम है जो एक फीमेल को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर अंजलि ने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कितनी जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए, डॉक्टर अर्चना, जब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें कपल्स फैमिली इश्यूज, लैक ऑफ सपोर्ट, ये सब चीज़ें देखता है, एक शर्म, ये सारी बातें देखता है। तो क्या ये जब भी कपल आपके पास कोई आता है तो क्या वो ये शेयर करता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें? बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट, पीयर ग्रुप सपोर्ट, कपल की आपस में अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं इनफर्टिलिटी इलाज के लिए। और जब कपल मेरे पास या किसी भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वो अपने आप को एक खुली किताब की तरह दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखाता तो दिखाते हैं और बताते भी हैं कि हमें फाइनेंशियल इशू है, हम इतना एक्सपेंसिव इलाज अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, घर वाले नहीं मान रहे, मदर इन लॉ मुझे ताना दे रही हैं, दोस्त परेशान कर रहे हैं कि हाँ शादी को इतना टाइम हो गया अभी बच्चे क्यों नहीं हुए। तो ऑफ कोर्स एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेरा ये रोल भी है, दायित्व भी है कि मैं उनको पहले तो ये सब समझाऊं कि इनफर्टिलिटी का इलाज ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव हो और बहुत एक्सपेंसिव हो। स्पेक्ट्रम है, बहुत आसान चीज़ों से भी प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है, डिपेंड्स कि रीज़न क्या है और उसको कैसे टैकल किया जाए। तो कई बार सिर्फ एग्स बनाने की दवाई देने से या स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवा देने से कपल प्रेग्नेंट हो सकता है। कई बार IVF तक भी ज़रूरत पड़ती है, पर बीच में स्मॉलर स्टेप्स, श्योरर स्टेप्स, इनफर्टिलिटी की वजह जान के अगर फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी की जाए या ओवुलेशन अच्छी तरह से इंड्यूस करी जाए दवा और इंजेक्शन के ज़रिए, स्पेशली PCOD में, तो प्रेगनेंसी आसानी से हो जाती है। तो जब कपल आता है उनको ये समझाना और उनके परेशानी को समझना, ये दोनों ही हमारा रोल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो 2 हैं, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन अगर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, और दूसरा घर वालों का लैक ऑफ सपोर्ट। ये कई बार ये इलाज थोड़े लंबे खिंच जाते हैं। ऐसे में अगर घर वाले, इन लॉज, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे तो इलाज होना बहुत मुश्किल और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इलाज आप एक कपल का इलाज नहीं कर रहे, आप उनके आसपास सबको इनकॉर्पोरेट करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई कपल आया जहाँ पर आपने पूरे टेस्ट लिए और आपको पता लगता है कि बाहर से दिखने से दोनों फिट हैं, लाइक जितना उनका वेट होना चाहिए, हेल्दी हैं, और अंदर से या तो ट्यूब ब्लॉक है फीमेल में और मेन लाइक हेल्दी है, जिम विम जाता है, और बट स्पर्म्स नहीं बना पा रहा, ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनफर्टिलिटी का एक्सटर्नली कोई सिम्टम नहीं होता। बोथ मेल और फीमेल देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकलती है। और जैसा हमने कहा कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया, आजकल मेल्स में और भी बड़े पिक्यूलियर रीजंस हैं। जैसे आजकल लोग बहुत जिम जाते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारी दवाई लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं।
तो अभी थोड़े दिन पहले हमने एक पेशेंट देखा, बिल्कुल वेल बिल्ट मैन, और जब सीमन एनालिसिस किया तो 0 स्पर्म्स। तो एक और चीज़ है जो कि बड़ा सेंसिटिव है कि मेल्स इतना फॉरवर्ड नहीं आते, और इवन फीमेल्स भी अपने हस्बैंड को लगे नहीं नहीं इनका टेस्ट नहीं कराइए, पहले मेरा ही टेस्ट कराइए। मदर इन लॉज भी नहीं नहीं मेरे बेटे में नहीं, पहले आप मेरी वाइफ के ही सारे टेस्ट करा लीजिए। वाइफ के सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, जब प्रेगनेंसी 6 महीने तक नहीं हुई फिर हस्बैंड का टेस्ट कराया, पता लगा सारी प्रॉब्लम तो यहाँ पे थी। तो ये आप सब लोगों से जो भी इसको वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीज़ को समझिए कि मेल्स और फीमेल्स दोनों बिल्कुल इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों का इक्वल टाइम पे टेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, जैसे हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे, यंग पेशेंट्स, फीमेल्स, जिन्हें पीसीओडी, पीसीओएस की परेशानी होती है। अब कोई अगर पेशेंट आपके पास आती है और उसने अगर आपको बताया कि मुझे यंग एज से ये प्रॉब्लम रही है, तो क्या उसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं? अगर होते हैं तो उसे अपने प्रेगनेंसी से पहले और बाद में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? किसी भी तरह का ओवेरियन इशू हो, चाहे पीसीओ हो, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे कम एग रिजर्व हो जो आजकल बड़ा कॉमन है, अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो ऑफ कोर्स फर्टिलिटी रिलेटेड इशू हो सकता है। तो यंग एज के बच्चों के लिए एक सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन कह सकते हैं इसको, कि अगर आपके पीरियड्स बहुत ग्रॉसली इरेगुलर हों, बहुत लेट आते हों, साइकिल्स बहुत ज़्यादा डिलेड हों, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो, आपको पीरियड्स के दौरान बहुत सिवियर पेन हो, या सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस, कोई भी एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन हो, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रख के एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास समय से जाकर एटलीस्ट एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, बेसिक हार्मोनल असेसमेंट करा लें। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है और जिसको हम बिल्कुल अक्सर भूल जाते हैं, कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हर तरह की बीमारी या हर तरह के जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए, और वो इनफर्टिलिटी के लिए भी है। वेट ऑप्टिमाइजेशन, कुछ हद तक अपनी डाइट को रेगुलेट करना, कुछ हद तक एक्सरसाइज, ये नहीं ज़रूरी कि आप पागल हो जाएं एक्सरसाइज कर करके या भूखे ही रहते रहें, पर हाँ अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ वेट है, आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान कम उम्र से देना ऑलवेज अच्छा एक आइडिया भी है, और ये इवेंचुअली इश्यूज़ को कंट्रोल करता है। अगर आप डायग्नोस्ड पीसीओ हैं, एक डिनायल मोड में रहने से कि मदर इन लॉ को नहीं पता चल जाए, हस्बैंड को नहीं पता चल जाए, बेस्ट थिंग टू डू इज़ डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बेसिक मेडिकेशन जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ऑप्टिमाइज़ कर देगा वो समय से शुरू करें, तो हो सकता है आपको जब आप फर्टाइल एज ग्रुप में पहुँचें आपको कोई इशू ही ना हो। तो ये छोटी छोटी वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर आपको कुछ एक बॉडी लैंग्वेज, आपकी शरीर आपको बहुत कुछ बताता है, अगर आपका शरीर आपको कोई डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल सिम्टम बताता है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है, तब उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्लाइटली हायर इंसिडेंस दैन द जनरल पॉपुलेशन प्रेगनेंसी लॉस का होता है, अलार्मिंग नहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा वेट गेन की टेंडेंसी ज़्यादा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और कुछ हद तक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ जाता है पीसीओज़ में। यूजुअली पीसीओज़ आर शॉर्ट स्टॉकी पीपल, तो इंटरवेंशनल डिलीवरीज मतलब सी सेक्शंस वगैरह थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होते हैं, वेट गेन ज़्यादा कॉमन होता है, हाइपरलिपिडेमियाज भी ज़्यादा कॉमन होते हैं, पर उसका प्रेगनेंसी में देखा जाए तो कोई बहुत लंबा रोल नहीं होता। थायराइड वेट गेन की वजह से रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ती है, वेट बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है इसलिए, पर से पीसीओ का थायराइड से कोई खास कोरिलेशन नहीं है। पर ये ज़रूर है कि पीसीओ आज की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा कारण है सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी का, और एक बहुत ईजिली ट्रीटेबल कारण है। तो अगर पीसीओ है उसको कार्पेट के नीचे ब्रश करने के बजाय उसको टाइमली एड्रेस करना बहुत अच्छी ऑप्शन है। जैसे डॉक्टर अर्चना बता रहे हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यंग फीमेल्स में देखने को मिल रहा है। मान लीजिए किसी का एक बेबी हो चुका है, अब वही लेडी जिसे ऑलरेडी ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो क्या तब भी वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है आफ्टर वन बेबी डिलीवरिंग? सो जैसा आपने कहा कि पीसीओडी आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इट्स लाइक अ गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक।
मतलब अगर आज के स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो 1 in 3 to 5 women have some symptoms of PCOD. इतना कॉमन है। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल जो है इट इज़ टू बी ब्लेम्ड। जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया, हमारा लाइफस्टाइल, गलत खान पान, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये सब कारण है कि ये प्रॉब्लम आज की मिलेनियल जनरेशन में ज़्यादा देखी जा रही है। कमिंग टू दिस कि अगर एक बच्चा हो गया अगली बार भी वो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। हम लोग इनफर्टिलिटी में टर्म यूज़ करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बच्चा हो गया तो अगली बार 100% हो ही जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाद में भी सरफेस हो सकती हैं। जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी भी प्रकार का, चाहे वो PCOD है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, वेट की प्रॉब्लम है, अगर हमने उसको समय रहते एड्रेस नहीं किया तो वो अगले समय भी डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो ज़रूरी सी बात है कि अगर आपका एक बच्चा हो गया तो ज़रूरी नहीं कि अब आप अपनी हेल्थ का ख्याल करना छोड़ दें। आपको अभी भी ध्यान रखना है कि हमारा वेट ऑप्टिमम हो, हमारा खान पान सही हो, हम एक्सरसाइज करें, मतलब अपनी हेल्थ को सही उसमें रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाती है लेटर ऑन। मान लो अगर किसी की रिपीटेड DNC हुई है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस बाद में पैदा हुआ है जिसकी वजह से उसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई हैं, या किसी को इन्फेक्शंस हो गए जिसकी वजह से बाद में उसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपको 1 साल के ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, चाहे वो पहली बार है चाहे वो सेकेंड टाइम ट्राई करने पे है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से आप जितनी जल्दी सलाह लें उतना अच्छा है। डॉक्टर अर्चना, जैसे मेरे मन में एक सवाल आ रहा था जब मैं डॉक्टर अंजलि की बात सुन रही थी कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त जब भी जो भी कपल ट्राई कर रहा है और आपके पास इशू कंसर्न लेकर आता है तो वो मेजर कंसर्न क्या बोलता है, क्यों नहीं हो रहा बेबी, या कोई कभी आपको ये रीज़न देता है कि कॉपर-टी लगवाई थी, ऐसे रीजंस? वैसे कई तरह के लोग कई तरह की धारणाएं लेकर आते हैं कि मुझे बचपन में ऐसा प्रॉब्लम हुई तो अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हाँ, कॉपर-टी लगाने के बाद कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ फ्लेयर अप हो सकती है और ये भी एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी ना होने का। पर अगर कॉपर-टी ठीक हैंड्स में लगी है और कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं है तो कॉपर-टी निकालने के बाद अमूमन लोग आसानी से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। पर इसके साथ साथ और भी बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और कॉमनेस्ट जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, और साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन के लोगों में जैसे कि हम सब हैं ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलर साल्पेंजाइटिस या फेलोपियन ट्यूब्स में TB होना बहुत बड़ा कारण है जिसको हम अक्सर एड्रेस नहीं करते या एड्रेस करके मानते नहीं हैं कि हमें भी ऐसी कोई समस्या हो सकती है। तो कई सारी कंडीशंस हैं जो बहुत हद तक ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, प्रोवाइडेड वो ठीक टाइम पे डिटेक्ट हो जाएं। बिल्कुल। तो एक नहीं कई चीज़ों के कारण जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो जैसे बहुत से कपल्स को ओवेरियन सिस्ट या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होता जो फर्टिलिटी इश्यूज़ का बड़ा कारण बन जाती हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को लेकर के आपके पास कपल्स आते हैं? हाँ, तो जब एक कोई कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसकी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लें। अगर वो पेशेंट हमें हिस्ट्री देता है कि हमारी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर कहीं भी और साइड में हुई। मोस्ट कॉमन साइट उसका होता है फलोपियन ट्यूब में। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री उसने हमें पेशेंट ने दी कि भी उसको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ, तो दैट डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है कि कहीं ट्यूब में कहीं कोई उसके प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो पहले बताते हैं कि कोई ओवेरियन सिस्ट है, तो ओवेरियन सिस्ट भी बहुत प्रकार के ओवेरियन सिस्ट होते हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हैं, सिंपल सिस्ट होते हैं, एंड कभी कभी सीरियसली कैंसर सिस्ट भी होते हैं। तो ये हिस्ट्री टेकिंग जो एक डॉक्टर के लेवल पे होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद फिर एक राइट उसका इन्वेस्टिगेशन होना कि हमने उसका एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसका ट्यूब टेस्ट कराया। तो जब ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं तो हम एक सही डायग्नोसिस के ऊपर पहुंचते हैं। तो अगर आपको पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या कभी पहले एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, आपको किसी ने बोला है कि आपकी ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है,
ये एक प्रकार का स्पेशल सिस्ट होता है जो कि एंडोमेट्रियोसिस में होता है। तो अगर आपको ये किसी डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बताई हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और अपना डायग्नोसिस पहले सही तरीके से करवाएं, क्योंकि तभी ही सही इलाज आपका संभव है। कभी ऐसा होता है कि कोई आया हो कि मुझे अभी आप दवाई दीजिए, मैं अब कंसीव करना चाहता हूँ, वो जो एक ओवुलेशन साइकिल चल रही होती है उसके अलावा कि हमें इसी डेट पे प्रेग्नेंट होना है, तब आप क्या करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है और कॉमनेस्ट कारण इसका ये होता है कि पंडित जी ने कहा है कि इन दिनों में कंसीव कीजिए तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन दिनों में कंसीव कीजिए तो आपका डिज़ायर्ड जेंडर हो जाएगा। और ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये किया नहीं जा सकता, पर हाँ एक डॉक्टर का ये दायित्व है और ये फ़र्ज़ है कि वो पेशेंट को रैशनलाइज करे कि ये अपने सिस्टम से या अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत मतलब दिस इज़ नॉट रियली अ रीज़न कि आप इन दिनों में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या एक कई बारी मैंने ऐसा भी सुनती हूँ कि इन दिनों में प्रेग्नेंट होंगे तो जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसके स्टार्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये नेचर के साथ एक तरह का खिलवाड़ करना है और इसको कोई भी सेंसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडोर्स नहीं करेगा। हाँ ये ज़रूर है कि कई बारी पार्टनर ट्रैवल कर रहा है, वो उन दिनों में वहाँ नहीं है, उसके लिए आपको साइकिल मॉडिफाई करना हो, या जैसे कई प्रोफेशंस हैं, हस्बैंड्स मर्चेंट नेवी में हैं, अब तो खैर ये ऑप्शन है कि आप स्पर्म पहले फ्रीज़ कर सकते हैं। पर अगर कपल इतना अवेयर नहीं है, हस्बैंड 9-10 महीने के लिए बाहर हैं और आएंगे भी तो बहुत कम समय के लिए, तो कई बारी इन पार्टनर्स में या इन कपल्स में आप साइकिल मॉड्यूलेशन करेंगे और वो शायद उनके हित में भी होगा करना, पर नॉट विदाउट अ गुड रीज़न। तो आखिर में आप दोनों से एक बात पूछना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को भी सलाह देना चाहेंगे कि अगर कोई कपल है वो बेबी प्लान कर रहा है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट्स अगर उन्हें ज़रूरत है तो बताएंगे, और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? डॉक्टर अंजलि, पहले आपसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम व्हाट इज़ द राइट एज टू बी प्रेग्नेंट, सो देयर इज़ नो राइट एज। सो राइट एज क्या है कि जब आप उसके लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हैं उस चीज़ के लिए, दैट इज़ द राइट एज। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न से आप अपनी प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहते हैं कि आपका करियर है, आपकी जॉब सेटल नहीं हुई, आपको राइट पार्टनर नहीं मिला किसी भी रीज़न से, but in that case you should be aware of the biological limitations of the body। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी ओवरी में भगवान ने एक सीमित अंडे ही बना के दिए हैं। अगर मैं ज़्यादा देर तक वेट करती हूँ तो मेरे नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आप ज़्यादा देर वेट करती हैं तो बी अवेयर कि बच्चों के अंदर लेटर ऑन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और जो एक चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहूँगी, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वी हैव सीन, एंड आई एम श्योर डॉक्टर अर्चना वुड एग्री टू दिस, दैट women are losing their eggs faster, men are losing their sperms। माने आज की डेट में हमारे को 35 ईयर की लेडी भी एक प्रीमेच्योर मेनोपॉज करके आ जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज से 3 दशक पहले एक मेल का स्पर्म काउंट एवरेज 60 मिलियन था, आज की डेट में वो एवरेज 20 मिलियन रह गया है। यानी कि अब लड़कियों के अंडे भी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और लड़कों के स्पर्म्स भी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अगर आप लेट प्लान करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल राइट, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करनी है, एक राइट मेडिकल प्रोफेशनल को चूज़ करना है और उस डॉक्टर को अच्छे से ट्रस्ट करना है। जो डॉक्टर आपको बोलता है आपने उसको फॉलो करना है, रादर देन फॉलोइंग ऑल दोज मिथ्स कि किस दिन ट्राई करूं या किस बाबा जी के पास जाऊं या ये करूं वो करूं। तो बहुत ज़रूरी है कि उस सही पाथ पे हम फॉलो करें। तो यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगी सबको। डॉक्टर अर्चना, पर्टिकुलरली मेन और पर्टिकुलरली विमेन दोनों को अलग अलग आपको सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? एक सलाह जो मैं सोचती हूँ कि हर एक कपल को देनी चाहिए कि अगर आपको, जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा, 1 साल हो गया या आप 35 अबव हैं, 6 महीने 7 महीने हो गए, आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट कि देयर इज़ एन इशू। चाहे वो इशू टाइमिंग का है, चाहे वो मेडिकल इशू है, चाहे वो लाइफस्टाइल इशू है, वो इशू है और उस इशू को एक डॉक्टर के पास एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक जैसे कोई और बीमारी है वैसे बीमारी है। इसको दिल पे लगा के कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, उसको कारपेट के नीचे डाल देना या डिनायल मोड पे रहना, वो आप अपने साथ सबसे बुरा कर रहे हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा टाइमली एड्रेस करते हैं इशू को, तो बहुत सारी कॉमन कॉजेज़ हैं जो फट से फट ट्रीटमेंट होता है और प्रेगनेंसी होती है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, वेट ऑप्टिमाइजेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का मैं बार बार बोलती हूँ, रिक्रिएशनल ड्रग्स इसलिए बोलती हूँ बार बार कि आज की जो हमारी जनरेशन है उनको इन चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेस है, जो शायद हमारी जनरेशन में नहीं था। तो तब ये रेलेवेंट इश्यूज़ नहीं थे, अब ये रेलेवेंट इश्यूज़ हैं। इफ़ यू आर अ स्मोकर, ऑप्टिमाइज। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड स्मोकिंग, बंद कर दें, अल्कोहल ना के बराबर कर दें, रिक्रिएशनल ड्रग्स बिल्कुल बंद कर दें, एक्सरसाइज शुरू करें। इवन समटाइम्स जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा, एग नंबर और स्पर्म नंबर्स डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ उम्र तक आप नहीं प्लान कर सकते, एक जिम्मेवार डॉक्टर के पास जाइए, उसको असेस करने दीजिए। यदि लगता है कि एग्स फ्रीज़ करने की आवश्यकता पड़ सकती है, फ्रीजिंग करा लीजिए, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है बहुत, और हमेशा के लिए वो एक सॉल्यूशन है। या स्पर्म फ्रीज़ करा लीजिए। आप फीमेल हैं, प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, रूबेला वैक्सीनेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लॉन्ग वे जाती हैं, इनको एड्रेस करिए। बेसिकली एक डॉक्टर ऐसा ढूंढिए जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके इश्यूज़ को मेडिकली और आपको पर्सनली समझता है और आपके साथ रिलेट कर सकता है। यहाँ से अगर जर्नी शुरू होगी तो बहुत आसान हो जाएगी, और इवेंचुअली सबके बच्चे होने भी चाहिए और होंगे भी। तो बस ये लाइफ को थोड़ा रेगुलेट कर लेना और इशू को डिनायल मोड में नहीं लेके जाना, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि अगर हम इलाज कर रहे हैं तो उसमें फेलियर भी हो सकता है, और फेलियर के बाद उस फेलियर की सीक्वली को डील करना, डॉक्टर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कपल की तरफ से खुद, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इनफर्टिलिटी इलाज का। कई बार एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये पेशेंट को शायद ठीक से नहीं बता पाते कि दिस इज़ योर चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट नाउ, दिस में टेक टाइम, इसमें हमें बार बार कोशिश करनी पड़ सकती है। और कपल को ये मेंटली प्रिपेयर करना कि आप फेलियर को देख सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फेलियर हमारे लिए एंड ऑफ द रोड है। हम दोबारा वी विल गेट अप, ब्रश आवर हैंड्स एंड गो अहेड, और प्रेगनेंसी वापस हो जाएगी। तो डॉक्टर्स, जिस हिसाब से और जितने अच्छे तरीके से आप दोनों ने ये समझाया कि इनफर्टिलिटी क्या है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, एक बात तो साफ है कि शर्माने या हिचकिचाने की बजाय इस विषय पर खुलकर बात करना ज़रूरी है। ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि ये समस्या केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष भी इसका शिकार हो सकते हैं। ज़रूरी है कि हम उन धारणाओं को बदलने की कोशिश करें जिनमें इनफर्टिलिटी इशू को शर्म की नज़र से देखा जाता है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेते और एक ये समस्या बड़ी बनती जाती है। ज़रूरी है माइंडसेट बदलना, ज़रूरी है ऐसे इश्यूज में इमोशनल सपोर्ट, और ज़रूरी है स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अर्चना, खास कार्यक्रम एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात हेल्थ से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।